हेलो दोस्तों, हम लोग आज जानने वाले हैं 10th का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका सारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम लेक्चर में आएंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित ये देख लीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब आपका यूरोप महादेश जो है उसमें राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश से लगाव, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश से प्यार, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना यानी प्यार की भावना उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद कहें तो अपने देश से प्यार करना ही राष्ट्रवाद है, अपने क्षेत्र से प्यार करना ही क्षेत्रवाद है, गांधी से प्यार करना ही गांधीवाद है, अपने जाति से प्यार करना ही जातिवाद है। इस ढंग से ये राष्ट्रवाद है। अपने राष्ट्र से और मतलब कि प्यार करना, लगाव हो जाना राष्ट्रवाद कहलाता है। बाकी बुक में जैसे भौगोलिक क्षेत्र ऐसे करके दिया हुआ रहता है। चलिए, मेजनी का संबंध क्या होता है? तो मेजनी का संबंध किससे है? तो कार्बोनरी से है। किससे है मेजनी का संबंध? किससे है? तो कार्बोनरी संस्था है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, देख लीजिए, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। किस कांग्रेस के द्वारा? तो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कहेगा फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कहेगा वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 1814-15 दिया हुआ रहेगा तो ऊपर भी आपका आंसर हो जाएगा। इटली एवं जर्मनी कहेगा वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है आपका यूरोप महादेश में आते हैं। इटली, जर्मनी, आपका फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सब जो आपका है सब यूरोप महादेश के कंट्रीज हैं। तो इटली एवं जर्मनी और वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश। कहेगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछेगा कहाँ है? तो वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। ये देखिए आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कहेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फ्रांस की राज्य क्रांति में अहम भूमिका निभाने का काम किया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट काफी शक्तिशाली था जो 1789 ईस्वी के फ्रांस की राज्य क्रांति में अहम भूमिका निभाने का भी काम किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। जॉल वेराइन कहता व्यापारियों की एक क्या थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी। कहेगा जॉल वेराइन क्या थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी। कहेगा किसान, व्यापारी, मजदूर किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी जॉल वेराइन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अच्छा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बलबन भी आता है लेकिन वो बलबन जो होता है आपका मेडाइवल हिस्ट्री में आता है। बलबन जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और उसी के सब जितने भी था सब एक दूसरे के गुलाम ही रहते रहा। तो उसी में आपका बलबन भी आता है। तो उसमें भी आंसर आता है कि यदि जो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आंसर बलबन होगा, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री है तो इसमें आंसर बिस्मार्क होगा। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में यूनान के साथ हुआ था। यूनान के साथ, किसके साथ? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी यूनान के साथ हुआ था। संधि मतलब मिलन होता है, मिलन ये जो होता है सम प्लस धी, तो समधि हो जाएगा। हंगरी की राजधानी पूछ लेगा कि कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ये बुडापेस्ट है। कहाँ? बुडापेस्ट। तो ये सब भी है। आगे देख लीजिएगा, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। इटली की राजधानी पूछ लेगा कहाँ है? तो रोम। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया के हम बताएं वियना है। तो ये सब आपका देश के भी कुछ कुछ राजधानी आपसे पूछता है। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था।
उसके बाद में इधर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कोसुत कौन था, तो एक कोसुत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसुत कौन था, तो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। मेजनी कहाँ के था, तो मेजनी इटली के था। और ये देख लीजिए आपका जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, इसीलिए जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं काफ़ी मुश्किल था कि 300 छोटे बड़े टुकड़ों को एक करना काफ़ी मुश्किल था। तो ये भी सवाल आता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो ये समझ भी है। तो उसके बाद में पूछेगा मेजनी कहाँ के था, तो इटली के था। विक्टर इमैनुअल क्या था, तो राजनीतिज्ञ था। हीगल क्या था, तो हीगल एक दार्शनिक था, फिलोसफर हीगल। बिस्मार्क, अभी जैसे बताया रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। कौन था, जर्मन चांसलर। जैसे देखिए चांसलर क्या होता है, जैसे 1933 ईस्वी में जर्मनी के चांसलर कौन बना था, हिटलर। तो जर्मनी में मतलब प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता था। तो उसी ढंग से ये पूछेगा कि ये बिस्मार्क कौन था, तो जर्मन चांसलर, यानी जर्मन के मतलब चांसलर था, प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 ईस्वी में हुआ था। अभी इधर बताए थे। मेटरनिक का पतन कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हो गया था। इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण। आपको हम बता दें कि पूरा देश में, यूरोप में ही पहला फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुआ, फ्रांस की राज्य क्रांति, यानी आप समझिए एक पुनर्जागरण के काल को उजागर किया और पूरा देश में प्रजातंत्र लेकर के आया था। यानी सबसे पहला वहीं पर आंदोलन करना शुरू किया था कि हमारा देश राजतंत्र नहीं होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, यानी बिल्कुल गणतंत्र होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जैसा भी हो। क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए स्थापित सरकार है। और लोकतंत्र दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जिसमें जनता खुद से शासन करती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। लेकिन हमारा देश में इतना बड़ा देश है कि यदि जो एक जगह से यदि चाहेगा कि हाँ प्रधानमंत्री पूरा देश में हम देख लेगा, तो ये इम्पॉसिबल, मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब संभव नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और लेकिन तो छोटा छोटा देश, जैसे हम लोग गांव समाज में चलाते हैं, तो मान लीजिए 200-400 घर है, 200 घर है, 300 घर है, तो उसमें समाज जैसे चलाते हैं, इससे बढ़िया से नहीं चल पाता है। क्योंकि वो छोटा मोटा रहता है, तो वहाँ पर ही लोकतंत्र है संभव, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। लेकिन इतना बड़ा देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनता खुद से कैसे शासन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो एक देश है आपका स्विट्जरलैंड है, जहाँ पर छोटा देश है, जहाँ पर आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। तो हमारा भारत में कैसा लोकतंत्र चलता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। लेकिन यूरोप में ही आपका सबसे पहले फ्रांस देश से आपका जो है लोकतंत्र की स्थापना यानी विकसित होना शुरू हुआ था। वहीं से धीरे धीरे और सब देश आज़ाद होना चाहता था, सब देश में अपना लोकतंत्र स्थापित करना चाहता था, अपना नियम कानून बिल्कुल स्वतंत्र, जनता स्वतंत्र है। तो ये आपको याद रखना है। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में। सेडान का युद्ध कब हुआ, 1870 में। यूनान को स्वतंत्रता कब मिला था, तो 1932 ईस्वी में मिला था। यूनान को स्वतंत्रता कब मिला, 1932 ईस्वी में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में हुआ था। गणतंत्र या प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति का देन है। गणतंत्र या प्रजातंत्र अभी बोले हैं, गणतंत्र या प्रजातंत्र किस देश की देन है, तो फ्रांस की क्रांति का देन है। तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का ही देन है कौन, गणतंत्र या प्रजातंत्र। बुर्बो वंश का अंत कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुई। कब हुई, तो जुलाई 1830 ईस्वी में। बुर्बो वंश चला रहा था, तो बुर्बो वंश का अंत कब हुआ था, फ्रांस में। पहले जैसे यूरोप में जितना भी लड़ाई हुआ, जो भी मतलब कि जिसको मतलब कि जैसे मान लीजिए नीचा वर्ग है, ऊंचा वर्ग है, सब अपना अपना संगठन बनाता था। जैसे आज भी बहुत सारे लोग संगठन 10 गो 5 गो मिल करके और समाज चला लेते हैं, यानी समाजवाद पर आधारित नहीं है, साम्यवाद पर आधारित है। जैसा कि आपका दूसरा चैप्टर हिस्ट्री में है, साम्यवाद एवं समाजवाद, मतलब कि समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद क्या होता है, समाजवाद फिर से आ गया, जो समाज से अपना मतलब जो बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से समाज के प्रति लगाव रखते हैं, काम करते हैं, उसको समाजवाद कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में हम काम कर रहे हैं,
पैसा तसीलने के लिए गए घर से और 100-200 रुपया मिला, ओकरा में हम क्या कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, मंदिर के नाम पर पैसा ले रहे हैं, इधर उधर पैसा ले रहे हैं। और जैसे चढ़ाने का 100 रुपया चढ़ा रहे हैं 50 रुपया, या फिर हुआ कितना हूँ एक पे जुड़ा दिए, बाकी पैसा अपना घर में काम चला रहे हैं। तो ये समझ भी होता है, ये इसको हम स्वार्थी भाव कहते हैं। ऐसे समाज नहीं चलता है। निस्वार्थ भाव से उसके प्रति टाइम देना है, बिना ऐसा नहीं कि टाइम दे रहे हैं तो उसके बदले मजदूरी लीजिएगा, नहीं। मतलब कि आपको उस पर समाज को बढ़ावा देने के लिए आपको टाइम निकाल करके उसमें काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो समाजवादी कहलाता है। समाजवाद क्या होता है, जो अपने समाज से प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, वो भी बिना स्वार्थ के, वो समाजवादी कहलाते हैं, यानी समाजवाद कहलाता है। साम्यवाद क्या होता है, साम्यवाद एक ऐसी भावना है जिसमें क्या होता है कि जब 2-5 लोग 10 लोग और इकट्ठे कहीं मिल जाते हैं कि अच्छा ये गुंडा है, ये क्रिमिनल है, ये बड़ा आदमी है, ये अमीर है, और उसे मिल करके 4-5 को जो है और सब लोग एकजुट मिल करके और समाज को चलाने लगते हैं, तो समझिएगा साम्यवाद है। उसमें गरीब लोग मारा जाता है, गरीब लोग टुक टुक देख ले रहेगा, क्या बोले नहीं बोले। ऐसे भी देखेंगे समाज में कभी जाते हैं तो देखिएगा गरीब आदमी मुंह देख देख के बोलेगा कि अच्छा इसके प्रति नहीं बोलना है, अच्छा ये बहुत गुंडा है, क्रिमिनल है, ये बदमाश टाइप के हैं, ये पैसा वाला है, इसके सामने हमको नहीं बोलना है, नहीं तो फिर हमको क्या करेगा, आगे जा करके मतलब बदला लेगा, चाहे कुछ हमको सताएगा। तो देखिएगा गरीब आदमी भी देख देख के बोलता है। सबसे बड़ा कमीना वही गरीब आदमी है। सबसे देखिएगा इलेक्शन के समय आएगा, वोट के समय आएगा, वही कमीना आदमी देखिएगा जो आदमी को मारेगा, गुंडा चोर बदमाश, जो आदमी को और भी किसी प्रकार के सताएगा, देखिएगा उसी समय वो आदमी देखिएगा गरीब आदमी ये नहीं सोचेगा अरे तुम अपना वोट से उसको बदल सकते हो, हर कुछ कर सकते हो, लेकिन उस समय देखो क्या करेगा, समोसा पेड़ा छोला और वही 200-400 रुपया देगा, दारू पिलाएगा और ओकरे में बिक जाएगा। ये सब होता है। तो वैसे स्थिति में साम्यवाद की भावना उत्पन्न होता है हमारा समाज में, समाजवाद कभी नहीं आएगा। इसलिए जब भी कभी ऐसा हो मौका तो अपने राष्ट्र में अच्छा लोकतंत्र चलाने के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अच्छा प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। शिक्षित हो, कर्मठ हो, ज्ञानी हो, किसी दूसरे के बातों में नहीं आता हो, धैर्यवान हो, हिम्मतवान हो, साहसी हो, ऐसा यदि जो आप चाहिएगा तो वैसे स्थिति में आपका समाज, आपका गाँव, आपका जो क्षेत्र के हैं कोई भी विधायक हो, कोई भी MP हो, आपका बेहतर चलेगा। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, आपका बेहतर चलाएगा, अच्छा चलाएगा। तो 5 साल में आपको मौका मिलता है तो इस ढंग से आप चुन सकते हैं। समाजवाद और साम्यवाद जो चाहे आपके हाथ में आप स्थापित कर सकते हैं। तो समाजवाद की भावना ये आपका फ्रांस से उत्पन्न हुआ था, मतलब सामाजिकता के बारे में। वहीं पर प्रजातंत्र आया था और हमारा देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लगभग बहुत सारे विश्व के देश में आज अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही चलाए जा रहे हैं। बुर्बो वंश का अंत फ्रांस में हुई थी जुलाई कब 1830 ईस्वी में। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, ये देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने राष्ट्र से प्यार करना, प्रेम करना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की भावना को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, अहिंसात्मक अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2-4 को जरिए कुछ बोला उसको गोली मार देंगे, चला हम राष्ट्रवादी हुए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि जो ऐसा रहता तो राष्ट्रपिता गांधी जी को नहीं कहा जाता। देखिए राष्ट्रपिता और भी बहुत सारे लोग था देश में, लेकिन आप देख लीजिए राष्ट्रपिता गांधी जी को ही कहा जाता है। लेकिन लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि गांधी जी एगो बकरी चराने वाले, आप सोच के देखिए कि पगहा और को लोग उसको म्यूजियम में रख दिया है कि गांधी बाबा एक रैसे, लेकिन भगत सिंह भी तो एक जवान थे, हमारा देश को आज़ादी दिलवाएं। उनका जो रस्सी से फांसी पर लटके हैं वो रस्सी काहे नहीं रख दिया म्यूजियम संग्रहालय में, आप सोच के देखिए। तो वो भी तो अंग्रेजों के ज़माने के थे, गांधी बाबा भी अंग्रेजों के ज़माने के ही थे। तो ये सवन विशेष रूप से मतलब ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के प्रति मतलब ऐसा कहा जाता है कि चरखा चला करके हमारे देश को आज़ादी दिला दिए। यदि वो चरखा चला करके हमारे देश को आज़ादी दिला दिए तो आप सोच के देखिए भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, ये सवन भी तो हमारा चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र, ये सवन भी हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किए हैं, पर ये सवन का नाम क्यों नहीं आता, ये सवन कहाँ चले गए थे। तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज जितना भी आप लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको बता दें कि गांधी जी के विचारों को ही ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जीवन सफल होगा, सुंदर होगा, मतलब कि शांतिमय होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने भी कहा था मेरा जीवन ही मेरा संघर्ष है।
तो इस प्रकार से इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको 1-2 बार देखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव सब ऐसे क्लियर हो जाएगा। आपको फटाफट जो होगा कि मतलब हम एक और चैप्टर कर करके मतलब सब हम ये सब करवा देंगे। आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, और बाकी उधर संस्कृत भी हम करवा दिए हैं, आपका हिंदी भी करवा रहे हैं। बाकी साइंस में चढ़ेंगे तो साइंस को भी बेहतर ढंग से हम करवा देंगे जो भी रहेगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना लक्ष्य एजुकेशन जो आपका चैनल है। तब तक के मिलते हैं, बाय बाय और जय हिंद।